ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन व्हिच एक्स एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एक्स जो है वो कहाँ पे है, वो हम बोल सकते हैं सर क्यूब के कॉर्नर्स पे है। ठीक है, फिर वाई एटम्स आर एट क्यूब के सेंटर पे, तो वाई कहाँ पे, सेंटर में, और वो जो है वो कहाँ पे है, वो एज के सेंटर्स पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बोलो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ जाएगा। तो एक्स कितनी होनी चाहिए टोटल, 1 राइट, एक्स वन होगा। ठीक है, वाई कितने होंगे, 1 वन, और ऑक्सीजन 3 राइट, थ्री कैसे, तो टोटल एज कितने होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 1/4, तो ये क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन बोल सकते हैं अपन, 3 आ जाएंगे, तो XyO3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा लेक्चर होते ही। ठीक है, तो इसके भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, तो आपके दोनों भी क्वेश्चंस एक बार ये दोनों सॉल्व कर लिए तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहने तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेशन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम, एटॉमिक मास ऑफ 39। ठीक है, बोलो मुझे आप कैसे निकालोगे ये? सर 39 मतलब 39 पोटेशियम में 6.02 into 10⁻23 होंगे, तो 4 ग्राम्स में कितने होंगे, तो वैसा राइट, कर। हम ऐसे बोल सकते हैं 39 ग्राम में 6 into 10⁻29 क्या होंगे, यहाँ पे पोटेशियम के एटम्स होंगे। राइट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो हमें कितने में निकालना है, 4 ग्राम में निकालना है इसको। 39 की जगह मैं क्या करता हूँ, 40 करता हूँ, ताकि अपने को सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी जाए। तो यहाँ पे एटम्स कितने आ जाएंगे, एक्स एटम्स, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, 6 into 10⁻23 into 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 into x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 into 10⁻23 into 4 अपॉन ये 40 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 4 1 4 4 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, ये अगर ऊपर चला गया तो x इज इक्वल टू कितना होता है, 6 into 10⁻22 एटम्स होंगे। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछा था, तो ये तो आपने एटम्स निकाले, इसके बाद कैसे करोगे। इसके बाद कैसे करोगे, 1 बोलो। यूनिट सेल, हाँ, एक यूनिट 1 सेल यूनिट में, सेल में 2 राइट, 2 एकदम होंगे बॉडी करेक्ट, सेंटर एक पे। यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, कैसे जज किया, एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, तो बॉडी सेंटर है राइट, तो बीसीसी है, तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, तो इतने हम बोलते हैं क्या, एक में दो, एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, तो इतने एटम्स के लिए कितने यूनिट सेल हम बोल सकते हैं, 6 into 10⁻22 एटम्स के लिए क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं x यूनिट सेल्स आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2x इज इक्वल टू 6 into 10⁻22, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 into 10⁻22 यूनिट सेल्स वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे। क्लियर है कैसे निकाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चंस, एक बार सॉल्व वो अगर कर लिए सॉल्व, तो ये थोड़े से उससे डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पर वो भी सॉल्व कर लोगे तो ये भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज बैठ के सॉल्व करना ही है। ठीक है, लिख लो जल्दी, हाँ लिख लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ठीक है, इजी होगा ये भी। क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ एक्स वाई जेड एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, जेड एलिमेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स एटम एक्स इज फॉर्मिंग एफसीसी पैकिंग, तो एक्स कितने होंगे टोटल बंदे अगर ये एफसीसी पैकिंग में आ रहा है तो, 4 राइट, 4 एटम्स होंगे इसके। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वाई जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कितने होंगे वाई भी, n कितने होंगे, हाँ एन एन 4 मतलब कितने, यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, 4 ही है, तो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा, 4 एटम्स आ जाएंगे इसके भी। राइट, अब जेड जो है ये क्या बोल रहा है, जेड ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो जेड कितने होंगे, 8 राइट, इसके क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के, वो डबल होते हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, वो 8 आ जाएंगे। राइट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x4 y4 और z8। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया इसका। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड इफ एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड।
तो एक बॉडी डायगोनल के एटम अपन रिमूव कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल कहाँ से पास होता है, मुझे बोलो। बॉडी डायगोनल मतलब क्या, इससे कौन कौन यहाँ से निकल जाएगा, बोलो मुझे। कहाँ से पास करूं मैं, ये सेंटर से बॉडी डायगोनल ऐसे पास होता है, या फिर आप ये वाला जो है बॉडी डायगोनल है ये ऐसे पास करोगे आप। ये दूसरा वाला कैसे होगा, ये रेड वाला जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसको भी अपन एक डायगोनल बोल सकते हैं। तो मुझे बोलो आप यहाँ से कौन सा वाला डायगोनल पास करोगे तो उसको बॉडी डायगोनल। तो ये वाला दिस इसको इसको मैं ए बोलता हूँ डायग्राम, और इसको मैं बी बोलता हूँ डायग्राम। तो मुझे बोलो यहाँ से आप कौन सा बॉडी डायगोनल पास करोगे, कौन सा, मतलब इसमें से बॉडी डायगोनल कौन सा है। राइट, बी वाला है। तो अब मुझे बोलो बी वाला जो अगर आप ये करते हो, रिमूव करते हो, तो इसमें से कौन कौन निकलेगा। बॉडी सेंटर और कॉर्नर्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये जो एटम्स इनके ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, अब ये ग्रीन एटम जो होंगे वो मेरे सारे एक्स के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे मैं क्या करता हूँ, एक्स के एटम्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोलो एक्स के एटम्स कितने रिमूव हो रहे हैं इसमें से। राइट, एक्स के एटम्स यहाँ से कितने हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक्स के एटम्स हम कितने माइनस कर रहे हैं, 2 एटम्स माइनस कर रहे हैं। हाँ, अब वाई जो होते हैं, वाई कहाँ कहाँ पे बनता है। वाई मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। राइट, ये ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ पे बनते हैं। 3 8 सेंटर। एंड सेंटर्स पे बनते हैं, और यहाँ पे बॉडी के सेंटर में एक बनता है। तो एंड सेंटर से तो पास नहीं हो रहा, पर बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, तो वाई के एटम कितने निकलेंगे। कितना, एक ही एटम निकलेगा। राइट, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर पे हम बोल सकते हैं वाई का एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, तो इसलिए वाई का कितना निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। अब आपकी जो जेड है वो जेड क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट, टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो एक बॉडी डायगोनल में हम बोल सकते हैं एक ऐसा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, मतलब हम बोल सकते हैं जब आप एक बॉडी डायगोनल निकालते हो तो इससे जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स रिमूव होंगे वो कितने रिमूव होंगे, वो 2 रिमूव होंगे। ठीक है, तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स मतलब जेड के कितने एटम्स आपने रिमूव किए, ये 2 एटम्स रिमूव किए। समझा, ये क्या क्या किया। देखो ये जो है ये अपना बॉडी डायगोनल है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला बॉडी डायगोनल अगर आप रिमूव कर रहे हो तो इसमें से ये जो कॉर्नर वाले ये 2 एटम, तो इसलिए 2 एटम रिमूव हो गए। आपका वाई जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ पे बनता है, वो बॉडी सेंटर में, और कहाँ पे बनता है, एंड सेंटर में। तो ये आपका बॉडी सेंटर से में से पास हो रहा है, मतलब एक एटम इसका निकल जाएगा। और जेड एटम की, जेड मतलब कहाँ पे, वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स वो कहाँ पे बनते हैं, क्यूबिक सेंटर्स में बनते हैं। तो यहाँ पे 2 क्यूब के सेंटर से ये पास होगा, तो इसके कितने एटम्स रिमूव हो जाएंगे, इसके 2 एटम्स रिमूव हो जाएंगे। ये क्लियर है, क्या क्या किया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे फिर। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, हर एक का कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख लो पहले तो कि कौन कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये जल्दी से लिख लो इसमें कि कौन कितने आइटम्स कहाँ से रिमूव कर रहा है। ठीक है, हो गया। ये कब, जब बॉडी डायगोनल से आप एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हो, बॉडी डायगोनल से एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद ये चीज आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो तो हमने क्या क्या लिखा था, अपने पास x कितने थे, x 4 थे, y कितने थे, ये भी 4 थे, और आपके z कितने थे, z 8 थे। इसमें से आपने रिमूव कितनी किया, इसमें से आप क्या क्या रिमूव कर रहे हो, x में से टोटल आपने कितने, हाँ राइट, x में से आपने कितने आइटम्स रिमूव करना चाहा, और कहाँ से रिमूव हो रहे वो आइटम्स, कॉर्नर से कितने आइटम्स रिमूव हो रहे, 2 एटम्स। 2 एटम्स। एक कॉर्नर आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। राइट, 1/8, मतलब आप टोटल यहाँ से कितना निकाल रहे हो, 1/4 निकाल रहे हो 4 में से। तो 4 में से आपने क्या किया, 1/4 निकाल दिया। ठीक है, अब y में से आपने कितना, ये जो y थे ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थे। राइट, तो y में से जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकाला है, तो इसमें से कितना कंट्रीब्यूशन आपको कम करना पड़ेगा, टोटली 1 निकल जाएगा, तो y कितने रहेंगे यहाँ पे, 3 रहेंगे। z में से आपने कितना कंट्रीब्यूशन निकाला है,
कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकाले इसमें से, डायरेक्टली 2 निकाले तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, राइट। तो 4 माइनस 14 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 तो 16, 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 बाय 4 आ जाएगा। तो आपका x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है। तो x आपका कितना आ रहा है, 15 बाय 4 आ रहा है, z आपका कितना आ रहा है, मतलब y कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और आपका z कितना आ रहा है, z आ रहा है 6, ठीक है। अब ये इसको रेट, ये जो है ये हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेशियो, ये रेशियो कभी भी इसमें नहीं आएंगे, क्या फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना रहेगा, ये इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 8 जा 15, 3 4 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 आ जाएगा। एक मिनट, ये उल्टा हो गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x5 y4 और z8 आ गया। क्लियर है, क्या क्या किया, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझा है ना, क्या क्या किया, कहां से एटम निकाली है समझा, और कैसे कैसे इसका कंट्रीब्यूशन माइनस किया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1/4 ही माइनस क्यों किया, क्योंकि एटम जो है वो कॉर्नर से निकाल रहे हो तो 2 into 1/8 आपको उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा सही लिखना पड़ेगा, तभी ये 15/4 आएगा। अगर डायरेक्टली आपने ऐसा किया होता, क्या होता कि कॉर्नर के एटम 4 माइनस डायरेक्टली अपन 2 किए होते, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। 2 के 2 एटम नहीं निकल रहे वहां पे, 2 into 1/8 एटम निकल रहा है, तो 1/4 ही निकल रहा है, इसलिए मैंने 4 माइनस 1/4 किया, ठीक है। क्लियर है ये, यहाँ पे क्या किया, ये पूरा मैंने लिख लिया, फिर ये करने के बाद ये रेशियो में आ रहा था, तो रेशियो में ये नहीं ला सकते, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 15 24 और 12 और 24 आ जाएगा। पर इसको मुझे क्या लेना चाहिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लूंगा मैं, अगर 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 8 3 जा 24 आ जाएगा। इसलिए मेरा जो एटॉमिक रेशियो क्या आ गया, x5 y4 और z8 आ गया। क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ये करते हैं डेंसिटी वाला। तो ऐसे वाले बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉपर हैज एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसको पहले से बोला गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एजम्यूइंग द रेडियस 150 पिकोमीटर ऑफ कॉपर, सीयू का एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ सीयू, तो लेंथ पूछ रहा है, मतलब कौन सी लेंथ पूछ रहा है, ये एज लेंथ पूछ रहा है। एज लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल ए, स्मॉल ए से। अब ये एफसीसी क्रिस्टल है और आपको रेडियस दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ए के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2√2r आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिट्स। तो ए जो होता है वो आप क्या करते हो, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हो। मतलब ए जो है बेसिकली, ए क्या है, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम है। अगर हाँ ठीक है, ए जो होगा आपका, ये क्या होगा, लेंथ होगा। तो ये लेंथ आपको किस में लेना चाहिए हमेशा, इसको आपको सेंटीमीटर में लेना है। किस में लेना है, इस बंदे को आपको सेंटीमीटर में लेना है। क्यों, क्योंकि आपकी डेंसिटी जो होंगी वो जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होंगी। मतलब आपको जो ए कैलकुलेट करना है वो किस में कैलकुलेट करना है, याद रखो हमेशा ए को आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√2r आ गया, और यहाँ पे r की वैल्यू किस में दी है इस बंदे ने, r कितना दिया है, 130 पिकोमीटर दिया है। तो इस पिकोमीटर को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, बोलो एक पिकोमीटर कितना मीटर होता है, 10 to the power -12 मीटर होता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस अब मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है, राइट। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू इतना है, तो 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो x इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 1 पिकोमीटर बेसिकली क्या होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। तो 1
पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चाहिए तो इसका डेरिवेशन भी आप लिख सकते हो, अगर याद नहीं रहा तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो मुझे चाहिए क्या, सिंपली मुझे ये जो है हम बोल सकते हैं आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, तो ये सेंटीमीटर में हमने निकाल दिया। तो या तो ये चीज याद रखो या फिर डेरिवेशन आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एज लेंथ निकाल रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू 2√2 r आ गया। अब r की वैल्यू जो है वो कितनी है, r की वैल्यू 2√2 इंटू r, अब यहाँ पे 130 इंटू मैंने इसको क्या कर लिया, अब 10⁻10 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, मतलब मैंने इसको इन बंदे को पहले क्या कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 2 का, अब वो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की 1.414, इसको 130 से मल्टीप्लाई करके फिर 10⁻10 सेंटीमीटर अगर करोगे तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो 2 इंटू 1.414 इंटू 130 तो ये आती है 296 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, हम बोल सकते हैं आपका ए आ गया यहाँ तक। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपली 300 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या इसको a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस सर। तो a का Yes, वैल्यू आ sir. गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हो, a क्यूब into a molar का mass divided by नहीं, a वॉल्यूम सिंपली क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, साइड क्यूब। राइट, तो yes a sir. की वैल्यू अपने पास आ गई 3 इंटू 10⁻8 का, ये क्या है 3 इंटू 10⁻8 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 राइट 27 होता है। और ये क्या हो जाएगा 10⁻24, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया आपका, वॉल्यूम भी आ गया आपका a क्यूब। yes sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा हो चुका है। अब यहाँ पे अपने पास a क्यूब है, अपने पास क्या है r की वैल्यू है। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आइटम्स बिलोंग टू द यूनिट सेल, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, हाउ मेनी आइटम्स बिलोंग टू द फिर यूनिट सेल। FCC दिया है तो राइट, 4 यहाँ पे होगा। सीधा सीधा ये क्या दिया है, एफसीसी दिया है, तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा फिर इसका आंसर, 4 राइट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ सीयू पूछ रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू, बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू Z into molar mass अपॉन divided by N into A3 N into A divided राइट Na इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 4, मोलार मास आपको गिवन है 63.54। ठीक है, Na आपका क्या है, हम बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻23 है, और ये आपका कितना आ गया 27 इंटू 10⁻28 आ गया। तो ये कैलकुलेट करके आप डेंसिटी निकाल पाओगे आराम से। yes sir. ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे, इसको मैं 60 मानता हूँ, तो इसको 60 मानूंगा तो ये 1 जा, ये 10 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ 4 8 जा 24, 4 9 जा कितना आता है 36, 4 अगर इसको अपन 26 अगर करेंगे तो चलेगा, 4 6 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 27 की जगह मैं 24 मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या बचा 4 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 10⁻23 इंटू 10⁻28 इंटू 26 अगर करता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, ये पावर्स में क्या करता हूँ सब ऊपर ले, यहाँ पे पहले पावर्स कैलकुलेट करता हूँ, तो 10 का 10, यहाँ पे पावर कितना बचेगा 10⁻5 बचेगा, और ये क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है, तो 1/6 की हमें वैल्यू पता है, कितनी है 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू कितनी है 1.166, राइट, और ये 10 क्या हो जाएगा, ये 6। एक बार पावर चेक कर लो, बाकी आप क्या कर सकते हो कैंसिल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो शायद मैंने ये 28 नहीं है, ये 24 है। ठीक है, तो ये मैंने 28 लिख लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये 10 ही हो जाएगा, तो ये 10⁻2 आ जाएगा, तो ये 16.6 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो जितना हो सके, अब ये तो जनरली थ्योरेटिकल है, तो जितना हो सके उतना अप्रोक्सीमेट कर करके आंसर्स निकाल सकते हैं अपन।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर 13 आएगा। क्या आएगा? हाँ ठीक है, मतलब आसपास जो भी है 10 to 16 में आंसर कहीं पे भी आ सकता है वो। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, देखो वो क्या पूछ रहा है, मेटल क्रिस्टलाइजेशन 2 क्यूबिक फेसेस एफसीसी में कर रहा है और बीसीसी में कर रहा है, whose यूनिट लेंथ्स आर इतना दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी। अब ये भी बहुत सारे आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्या पूछ रहा है? डेंसिटी के रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन इंटू, हम बोल सकते हैं एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे बोलो डेंसिटी ऑफ एफसीसी और डेंसिटी ऑफ इसमें चेंज क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ बीसीसी में सिर्फ चेंज कौन से फैक्टर होने वाले? A. राइट, ए और क्या चेंज होगा वहां पे? N. राइट, ए और एन चेंज होगा, बाकी कोई चेंज होने वाले है क्या? दोनों फैक्टर एन और एम चेंज होने वाले हैं क्या? No, sir. नहीं, तो वो तो चेंज नहीं होने वाले, राइट। तो सिंपली जब आप इनका रेशियो लोगे तो ये दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसने ये जो जो पूछा है वही बोलना। तो डेंसिटी किसका दिया है? एफसीसी अपॉन बीसीसी का रेशियो पूछा है, मतलब डी ऑफ एफसीसी अपॉन हमें क्या करना है? डी ऑफ बीसीसी करना है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या फिर? एन इंटू यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए क्यूब, किसका ए क्यूब? एफसीसी का ए क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? हम लिख सकते हैं एन अपॉन किसका ए क्यूब आ जाएगा? ए क्यूब ऑफ बीसीसी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मैं आराम से पुट कर सकता हूँ। एन कितना होता है? एफसीसी में 4 इंटू ए क्यूब, यहाँ पे एफसीसी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एन कितना होता है? बीसीसी में ये होता है 2 इंटू ऊपर क्या चला जाएगा? हम बोल सकते हैं ए क्यूब ऑफ बीसीसी चला जाएगा। तो ये 2 1 2, 8 2 2 4, तो बचा क्या? सिर्फ सिंपली इंटू 2 इंटू ए क्यूब ऑफ बीसीसी अपॉन ए क्यूब ऑफ एफसीसी। अब ये ए क्यूब ऑफ एफसीसी और बी क्यूब ऑफ एफसीसी कैसे निकालोगे आप? सर दिया है वहाँ पर। राइट, यहाँ पे क्या किसके वैल्यूज दी? यूनिट सेल लेंथ मतलब ए के वैल्यू दी है, राइट। ए का वैल्यू कितना? 3.5। एक का कितना है? ये फर्स्ट जो वैल्यू है एफसीसी का वैल्यू है, और जो नीचे वाला है वो किसका है? वो हम बोल सकते हैं ये बीसीसी का वैल्यू है। तो ये वैल्यू पुट अप करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? ये रेशियो डी ऑफ एफसीसी अपॉन डी ऑफ बीसीसी निकाल पाओगे आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोलार मास और एनए का कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो कट हो जाएंगे। ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट अप कर लो, उनका क्यूब ले लो, आपको आराम से क्या मिल जाएंगे? हम बोलते हैं अब यहाँ पे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका अगर आपने ए नॉट में ले लिया, मतलब एंगस्ट्रॉम में ले लिया, तो इसका भी एंगस्ट्रॉम में आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली ले लो, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फिर से सेंटीमीटर में। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? Yes, sir. ठीक है, हाँ ये एक चीज रहेगी, ये सिर्फ अपना क्या नेबरिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूलाज रहेंगे। तो ये चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख लो, इसका डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेबरिंग डिस्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसको दो नाम से भी बोला जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस या फिर नेबरिंग डिस्टेंस के फॉर्मूला। अगर आपके पास क्या है? CSCL है, तो इस बंदे का जो नेबरिंग डिस्टेंस या हम बोल सकते हैं अगर किसी कोई BCC है तो उसका नेबरिंग डिस्टेंस A इज इक्वल टू क्या आ जाता है? हम बोल सकते हैं सॉरी R इज इक्वल टू क्या आता है? R इज इक्वल टू A√3/2 आता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नेबरिंग डिस्टेंस या R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A√3/2 आ जाएगा। अगर कोई FCC है या फिर दूसरा कोई है तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A√3/4 आ जाएगा। और सिंपली अगर SCC यूनिट सेल है तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो A/2 आ जाएगा। ये लिख लो, ये किसके फॉर्मूलाज है? हम बोल सकते हैं ये नेबरिंग डिस्टेंस के फॉर्मूलाज है। तो BCC यूनिट सेल आ गया तो A√3/2 आ जाएगा। मतलब ये जो है R क्या है? ये आपका नेबरिंग डिस्टेंस है। एनडी मतलब नेबरिंग डिस्टेंस के फॉर्मूला है, लिख लो ये अच्छे से। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब नेबरिंग डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, अब ये CSCL का, तो ये कैसे होगा? R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ CL माइनस इसका जो वैल्यू है ये आगे आप कैलकुलेट कर रहे हो, R ऑफ A/√3। अगर यहाँ पे हमने क्या किया? एक NaCl पकड़ा, तो यहाँ पे आप कैसे
कर रहे हो ये R ऑफ Na प्लस R ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये A√3/4 आ जाएगा। SCC में कोई एक पकड़ रहे हो उसमें, तो वहां पे वो उस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो नेबरिंग डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली R यूज करके अपन नेबरिंग डिस्टेंस बोल के भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी दे रखा है इसने कितना, 3.97। सिंपली इसको डायरेक्टली 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय Cl माइनस आयंस, और CS पॉजिटिव कहाँ पे, सेंटर पे है। ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है। तो ये कौन सा क्रिस्टल हो गया, Cl माइनस अगर कहाँ पे है, इसमें है कॉर्नर्स पे, और CS प्लस सेंटर पे, तो क्रिस्टल कौन सा हो रहा है CSCl का, BCC राइट BCC हो रहा है। तो n कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 2 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये पूछ रहा है हमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग CS प्लस एंड Cl माइनस, राइट। तो नेबरिंग बिटवीन CS पॉजिटिव प्लस Cl माइनस ये जो होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आना चाहिए A√3/2। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, तो D इंटू एन इंटू एम अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं नीचे Na इंटू ए क्यूब आ जाएगा, राइट। मोलर मास ऑफ Cl कितना होता है, देखो एक बार चेक करो। एक मिनट में देखता हूँ। तो मोलर मास इसका 168 होता है। ठीक है, मोलर मास चाहिए तो मैं दे देता हूँ, ये 168 होता है। ठीक है, तो मोलर मास की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब से हम बाद में क्यूब रूट निकाल के ए निकाल पाओगे यहाँ से आराम से। देखो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कैसे सॉल्व करना है ये भी अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट होता है तो देख लेंगे। तो डेंसिटी अपने पास कितना है, 4 है। तो यहाँ पे मैं मुझे चाहिए क्या, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी, N2 है। ये कितना है 168, इसको मैं 170 लिखता हूँ। Na 6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। डी की वैल्यू जो है वो कितना है, वो हम बोल सकते हैं 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 4 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे 4 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं 160 करता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी जाए सॉल्व करने में। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो बचा क्या अब यहाँ पे 40 इंटू ये अपॉन 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब 44/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.333 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 40 को 0.33 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा आंसर, तो ये करीब करीब आता है 13.2 इंटू 10⁻23 से। अब यहाँ पे ये ए क्यूब है, तो आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अब क्यूब रूट तो आपको यहाँ पे तो कोई ना कैलकुलेटर है ना कुछ है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे क्यूब रूट, तो सबसे पहले पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो पावर ऐसी एडजस्ट करो कि वो किससे डिवाइड हो जाए, वो 3 से डिवाइड हो जाए। 23 3 से डिवाइड होता है क्या कभी, नहीं। तो 23 को क्या करना पड़ेगा, तब वो 3 से डिवाइड होगा, उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, 24। राइट 24। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर 132 इंटू ये क्या आ जाएगा 10⁻24 माइनस 24 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 4 का क्यूब मुझे बोलो कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब अगर अपन देखेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, राइट। ये 5 से थोड़ा आप यहाँ तक आ गए, तो अगर इसका क्यूब रूट निकाल रहे हो तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बाहर आके मुझे बोलो 3 से डिवाइड करोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻8 सेंटीमीटर 8 आ जाएगी, राइट। अब ये जो है वैल्यू ये 125 से थोड़ी ज्यादा है, मतलब 5 का क्यूब कितना आता है 125, तो ये आंसर इसका 5 से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, थोड़ा ज्यादा,
थोड़ा सा ज्यादा। राइट, 5 से ज़्यादा। थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, तो इसको मैं 5.2 कंसिडर करता हूँ, चलेगा? ठीक है, तो आपका Yes, ए sir. का वैल्यू आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन जब आप करते हो तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? ये इसमें। तो आपको अगर क्यूब रूट आता है तो पावर ऐसी लेनी पड़ेगी कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। स्क्वायर रूट आता है तो पावर कैसे लेनी पड़ेगी कि वो किस से डिवाइड हो जाए? हाँ राइट, वो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे आपको पावर उसकी कन्वर्ट करके लेनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू आ गई 5.2 इंटू 10⁻⁸। सिंपली इस फॉर्मूला में आपको पुट अप करके आप क्या करना है, हम बोल सकते हैं नेबरिंग रेशियो निकालना है। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. ठीक है, लिख लो, जल्दी लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या और इसका ये लिख लो चाहिए तो अप्रोक्सीमेशन कैसे किया ये। ठीक है, हो गया? Oh, yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। इसमें तो जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो तो इससे भी ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये चीज अब थियोरेटिकल वे में आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्या पूछ रहा है ये? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन लाइट स्ट्रक्चर ऑफ अ डायमंड एंड गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑफ सी। ठीक है, तो डायमंड का ये आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये इसमें झंझट में मत पड़ो, सिंपली यहाँ पे आ जाओ। क्या बोल रहा है ये? एज 4 कार्बन आर स्प्लिट आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल दैट इज द अल्टरनेट वर्ड्स देयर कंट्रीब्यूशन इज 4। तो सिंपल जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या पूछ रहा है आपको, कितना कंट्रीब्यूशन है पर कार्बन एटम का। तो इसमें याद रखो कि उनका 4 का वो कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 है। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन यूनिट सेल अगर पूछेगा, कार्बन के इसमें कार्बन की यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स है, तो ये अगर आपको पूछेगा तो यहाँ पे 8 एटम्स लिख लो। ये एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखो, पूरी थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? स्ट्रक्चर आपका ZnS के सिमिलर है। ZnS में हमने क्या देखा था, ये जो Zn डाई पॉजिटिव है ये बंदा क्या करता है, और ये S2 माइनस क्या करता है, तो ये S2 माइनस FCC बनाता है, और ये जो Zn डाई पॉजिटिव ये हाफ ऑफ द TD वर्ड्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे सभी सभी चीजें कौन करेगा? कार्बन करेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या पूछेगा, कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो बोल देना 4 कंट्रीब्यूशन है। टोटल कार्बन यूनिट सेल में कितने? 8 है, और स्ट्रक्चर ZnS के साथ जैसा है, मतलब जिंक सल्फाइड जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, इन नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर द ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। ठीक है, CCP मतलब मैंने क्या बोला था, किसकी तरह होते हैं ये? FCC. राइट, FCC। तो ऑक्सीजन आइटम्स कितने आएंगे? ऑक्साइड आयंस मतलब ऑक्सीजन कितने आएंगे FCC में होंगे तो वो Oh, राइट 4 आ जाएंगे। ठीक है, वेयर एज 1/8 टेट्राहेड्रल आर ऑक्यूपाइड बाय Zn डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो Zn डाई पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहा है, वो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाके बैठ रहा है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वर्ड, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होने चाहिए इसमें? राइट 8। उस 8 में से ये बंदा कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? राइट, तो इसको मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Zn कितने आने चाहिए? 1. राइट, ये Zn डाई पॉजिटिव कितना आ 1. जाएगा? हम बोल सकते हैं 1 Zn डाई पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 4. राइट, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे 4। उसमें से 50% मतलब कितने, हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। Yes, sir. मतलब यहाँ पे Fe ये इसमें कौन जाके बैठ रहा है, इसमें जाके बैठ रहा है अपना Fe3+। तो Fe3+ मुझे बोलो कितने होंगे टोटल? 2. राइट 2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, Zn कितना है? Zn 1 है। Fe कितने? Fe 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? Zn Fe2O4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है क्या किया? Yes, sir. तो इसके लिए ही Yes, बोल sir. रहा हूँ
जो स्ट्रक्चर्स पढ़ा है वो स्ट्रक्चर अच्छे से करो, कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आने तो सॉलिड स्टेट का आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से करो, कंट्रीब्यूशन अच्छे से करो, और डेंसिटी वाले फॉर्मूला जितने डेंसिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व करो, कभी भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अनायंस ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड कैटायन सी मतलब एचसीपी पैकिंग। एचसीपी को मैंने फिर से क्या बोला था, ये किसकी तरह होती है, FCC। एफसीसी। तो अनायंस ए ये कौन फॉर्म कर रहा है, ए मतलब ए कितने होने चाहिए टोटल, 4। ए कितने होने चाहिए, ए 4 होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं ए कितना होना चाहिए, ए 4 होना चाहिए, हाँ। फिर क्या बोल रहा है, द कैटायंस ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4। कितने होंगे, हम बोल सकते हैं 4 होंगे। उसमें से बंदा कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3। राइट, 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। 2/3। तो सी कितने होने चाहिए, 4 2 8/3 होने चाहिए। यस सर। आपको ये क्या पूछ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं भी क्या लिखता हूँ, पहले यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा वैसे लिखता हूँ, तो सी लिखता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है 8/3, और ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है 4। तो ये मैंने बोला था अभी, इसको रेशियो में लिख सकते हो क्या आप। तो अपना सी क्या आ गया 8/3, ए आ गया 4। तो इसको आप रेशियो में लिख सकते हो क्या आप, नो सर। नहीं। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 सर। राइट। तो यहाँ पे फिर सी 3। टू ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, ये इसको और तोड़ सकते हो आप। इस 8:12 को आप क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं। तो 4 से अगर डिवाइड किया तो C/A कितना आ जाएगा, 4 2 8, और ये कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, C2A3 हो जाएगा, यस ठीक है। सर। आंसर इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। यस तो सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। यस सर। तो देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट हैज अ डेंसिटी, अभी केजी पर मीटर क्यूब में दे रहा है, ये इसका ध्यान रखो, ठीक है। एलिमेंट हैज अ डेंसिटी इतना, ठीक है। द पैकिंग एफिशिएंसी इज 0.68, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बिटवीन नेबरिंग एटम इज इतना, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये क्या क्या दे रहा है, पहले तो मैं डेंसिटी लिखते हैं। तो डेंसिटी कितना है 8570 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। फिर आपको ये क्या पूछ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी क्यों दे रहा होगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी मुझे बोलो, 0.68 मतलब 68% पैकिंग। स्ट्रक्चर बता। हाँ, तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी किस में होती है, BC। राइट, बीसीसी में होती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोचिंग बिटवीन द नेबरिंग एटम इज 2.86। ये किसके लिए वैल्यू दे रहा होगा, क्या ए फाइंड आउट, निकालना। राइट, ए फाइंड आउट करने के लिए आपको एक वैल्यू दे रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोल सकते हैं, अभी हमने देखा बीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है नेबरिंग डिस्टेंस का, A√3/2। A√3/2। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है उसने, उसकी कितनी दे रखा है 2.86, हम बोल सकते हैं 2.86 एंगस्ट्रॉम उसने वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ए की वैल्यू निकालोगे। यस। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे बोलो, ये एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट किस में करोगे, कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं करोगे, सेंटीमीटर में करोगे। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखो ऊपर ये मीटर क्यूब की वैल्यू, तो इस बंदे को एंगस्ट्रॉम से किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर। राइट, मीटर में। तो ये आ जाएगा 2.86 इंटू 10⁻² इंटू 2/√3। √3 मतलब कितना होता है 1.713 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ए जो होगा आपका किस में आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा उसका, वैल्यू क्या आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, मीटर। राइट, ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर, अगर आपको डेंसिटी मीटर में दी है तो ए भी मीटर में कैलकुलेट करो, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो उसको वैसे कैलकुलेट करो। तो अब आपके पास ए का वैल्यू आ जाएगा, आपके पास डेंसिटी है, आपके पास एन का वैल्यू मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप मोलार मास निकाल पाओगे या नहीं, यस सर। तो मोलार मास जी आपका वो आपका किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा, एक एटम का मास एएमएम में आ जाएगा। क्लियर है, कैसे करना है समझा ना, सिर्फ अप्रोच बोल रहा हूँ मैं। तो बीसीसी से आपने क्या निकाला, ए निकाला,
डेंसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, फिर 68% से आपने BCC निकाला, N निकाला, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ मोलार मास की वैल्यू चाहिए, तो कर लोगे कैलकुलेट। D इज इक्वल टू क्या है, D इज इक्वल टू N इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू क्या है आपका, हम बोल सकते हैं Na है। तो आपको A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, D की वैल्यू आपके पास है, N की वैल्यू आपके पास है, Na की वैल्यू है, तो आपको सिर्फ मोलार मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर लोगे कैलकुलेट? Yes. स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस इन NaCl क्रिस्टल इज इतना, देन द एज लेंथ ऑफ द एज, कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? So NaCl का FCC होता है स्ट्रक्चर, राइट, NaCl का FCC होता है, तो नेबरिंग डिस्टेंस। तो ये a√3 बाय क्या आ जाएगा, a√3 बाय 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 265 पिकोमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एज लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या, कितना आ जाएगा, 265 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.713। ठीक है, तो इसको अगर आप करते हो सॉल्व, तो ये 265 इंटू 4, इसको मैं 1.73 को 2 मानता हूँ, तो 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू क्या आ जाए, आना चाहिए, ये 265 इंटू 2 के आसपास अगर लेंगे तो ये 530 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा। क्लियर है? Yes. आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। आगे बढ़े, Yes. ठीक है। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स अगर पता है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ट्रिक्स नहीं पता है तो ये इसको मैं एक 2 पेज का आंसर भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर इसकी थियरी आपको बताता हूँ, थियरी बताऊंगा, फिर उसका क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन बताऊंगा, तो भी उसका आराम से आंसर निकल पाएगा। पर हमें उसमें घुसना ही है, अपन क्या करेंगे, ट्रिक यूज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्मूलाज दिए, जनरली आपको इसमें फॉर्मूलाज नहीं है, तो ये ढूंढे मत बैठो कि फॉर्मूला कहाँ पे, ये फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ये हायर लेवल के सिलेबस से फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको मिलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है ये, इसका जरूरत नहीं है, इसको मैं सेंड करता हूँ, ये कर लोगे आप। हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, एलिमेंट हैज अ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ इतना, द अपरेंट रेडियस ऑफ एन एटम। अपरेंट रेडियस मतलब क्या, रेडियस पूछ रहा है, क्या कैसे करोगे कैलकुलेट, बोलो जल्दी। सर FCC में 2√2r होता है। A इज इक्वल टू 2√2r होता है, किसकी वैल्यू दी है आपको, A की वैल्यू दी है आपको, वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, हम बोल सकते हैं R का। तो यहाँ पे ये सिंपली क्या आ जाएगा, ये 360 पकड़ता हूँ मैं, पिकोमीटर है, क्वेश्चन में देखो यूनिट भी पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर में रहने दो, 360 बाई ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.414 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू R, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 180 हो जाएगा। इसको मैं 1.4 की जगह इसको मैं क्या मानता हूँ, ठीक है, 1.4 को कैसे लिखोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.4 का वैल्यू याद रखो, क्यों, क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.4, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.4 का वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू आ जाएगा 0.7 के आसपास। ठीक है, कितना आएगा, ये 0.7 के आसपास, मतलब मैं डायरेक्टली इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, तो 180 इंटू 0.7 अगर आपने किया तो ये आ जाएगा 126 के आसपास। ठीक है, ये 1.4 और एक वैल्यू दूसरा कौन सा 1.713 वाला, ये दो वैल्यूज याद रखो इस चैप्टर के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत बार आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होते हैं 1.17 का, ये 0.58 आता है, और 1/4 का वैल्यू कितना आता है, ये 0.7 आता है। तो क्लियर है, तो ये दो वैल्यूज याद रख लो, ताकि आपके क्वेश्चन जो हो जाए वो जल्दी जल्दी वहां पे सॉल्व होकर आप आसानी से आगे बढ़ पाओ। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। तो अपनी जो लिस्ट है 1:2 रेशो में, उसमें ये दोनों भी ऐड कर लो। तो ये वैल्यू 1.713 वैल्यू किसका है, 1/1.713, ये √3 का वैल्यू है, राइट। तो 1 बाय अगर √2 आता है तो सिंपली उसका वैल्यू 0.7 लिख लो, 1/√3 कहीं पे आता है तो उसका वैल्यू सीधा 0.58 लिख लो। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ये आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मत लो स्क्रीनशॉट, जरूरत नहीं है। नहीं तो ठीक है, एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, शायद इजी वाला ये अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए और बी, ए और बी से क्रिस्टल बना है। ठीक है, ए फॉर्म्स FCC पैकिंग एंड बी ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, हाँ ठीक है, ए फॉर्म्स FCC पैकिंग, मतलब ए के एटम्स कितने हैं टोटल,
ये कितने 4 है, ठीक है। और बी जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो बी अपन बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड से, तो बी बी कितने होंगे टोटल 4 होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल द पार्टिकल्स अलोंग द प्लेन, तो इस प्लेन के सारे पार्टिकल्स वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। रिमूव, देन द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल वुड बी। अब यहाँ पे देखो ये प्लेन में ये तो हमें पता ही है, ये जो है ये मैं जो ब्लू में मार्क कर रहा हूँ ये तो कटनी वाले एटम्स, राइट, ठीक है। तो देखो इसको मैं अलग अलग वे से इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। तो ये जो मैं ब्लू में मैंने किए ये कौन से आइटम से, कॉर्नर वाले आइटम से, ठीक है। कॉर्नर वाले कितने का कैंसिल हो रहे हैं, 4 कॉर्नर वाले मैं करता हूँ 4 इंटू इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 होगा। तो कॉर्नर वाले टोटल एटम्स कितने कटे, 1/2 कटे। अब ये जो रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ ये कॉर्नर वाले आइटम से या एफसीसी वाले आइटम से, हाँ सॉरी फेस सेंटर वाले, वो फेस सेंटर वाले, राइट। तो फेस के कितने आइटम्स कट रहे हैं वहां पे 2, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर एक का 1/2 1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से 1 निकल जाएगा, राइट। तो अब देखो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से निकाल रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पे फॉर्म होंगे इस प्लेन में, तो एक तो आपका ये जो होगा ये एज सेंटर है या नहीं, यस सर, ये भी बंदा हम देखेंगे तो ये भी बंदा क्या होगा आपका एज सेंटर होगा, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये आपका बॉडी सेंटर, राइट, ये बॉडी सेंटर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके कैंसिल करता हूँ, तो बॉडी सेंटर, अगर बॉडी सेंटर से मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ से डायरेक्टली एक पूरा का पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, यस सर, और एज सेंटर से कितने कैंसिल होंगे, तो एज सेंटर से आपके निकल कितने रहे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 निकल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू, या आप क्या कर सकते हो, इसका एक सेंटर का कितना ये होता है कंट्रीब्यूशन, 1/2 राइट 4 होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप माइनस क्या कर सकते हो 1/2 माइनस कर सकते हो। तो बॉडी सेंटर से भी यहाँ से इतने निकले, यहाँ से इतने निकले, कॉर्नर से इतने निकले, फेस से इतने निकले, तो हम क्या कर सकते हो, ये 4 माइनस आप क्या कर सकते हो, ये पूरा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1/2 प्लस 1, और इससे क्या करोगे, हम कैंसिल करते हो 4 माइनस क्या करोगे आप 1 बाय कितना हो गया 1 माइनस 1/2 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है क्या क्या करें अपन, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन ऑफ एटम्स जो है ये देखना जरूरी है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी देखना जरूरी है, तभी आप ये कैंसिल कर पाओगे, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होंगे। डायरेक्टली सिर्फ एटम्स देख के कैंसिल करोगे तो ये पूरा का पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। राजपाल सर, हाँ बोलो सर। कौन कौन नहीं आया? आज ये नहीं दिख रही, फसिया है इसमें, आर्यन नहीं दिख रहा। आर्यन था, अभी ये सेकंड इसमें नहीं आया, सुबह अभी इसमें पहले इसमें था। एक बच्चा कोई तो नहीं है सिर्फ, बाबूलाल है क्या? हाँ बाबूलाल है, सिद्धि है, साक्षी है, दीपिका है, एक कोई तो नहीं है। आइडिया हाँ है, हैविया भी है। ऋचा 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 नहीं है। ऋचा भी थी, अभी सेकंड इसमें ज्वाइन नहीं हुई है। ठीक तो थे, हाँ दोनों भी थे, अभी ज्वाइन नहीं हुए। लेने वाले हो ना अगला वाला, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर, ठीक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज कंसिस्टेंट विद द यूनिट सेल ऑफ रेनियम ऑक्साइड एज शोन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखो ये जो है ये किसके, ये रेनियम के छोटे छोटे जो है सारे कौन है, ये रेनियम है। तो रेनियम आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, सिर्फ कौन से पोजीशन पे, राइट, सिर्फ हम बोल सकते हैं वो कॉर्नर्स पे। तो रेनियम टोटल कितनी होनी चाहिए, राइट, रेनियम टोटल 1 होना चाहिए। अब ये बड़े बड़े जो एटम्स है ये किसके एटम्स है, तो ये ऑक्सीजन के एटम्स है। तो ये ऑक्सीजन आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो एक तो मुझे यहाँ पे एच सेंटर्स पे दिख रहे हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ पे है, ये 10, राइट, ये 11 और 12। तो इनकी पोजीशन कहाँ पे है सारी ऑक्सीजन की, एच सेंटर पे, राइट। तो एच सेंटर पे अगर ये सारे के सारे एच सेंटर पे होंगे तो ये ऑक्सीजन के एटम्स कितने होने चाहिए,
3 यूनिट की है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ReO3 आ जाएगा। अब इसमें तो फॉर्मूला ऐसा है नहीं, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Re2O6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं ए। तो यहाँ पे आके अटक के डायरेक्टली बोल दे, मत छोड़ देना इसको, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क में कर लो, ये किया है हमने अभी आज ही। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट मत लो, ये भेजूंगा ही मैं, तो आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। हाँ ठीक है, इजी है। ये बोलो अब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.8 ग्राम ऑफ NaCl। तो NaCl का जो मोलार मास होता है वो 58.8 ग्राम ही होता है। हाँ बोलो कैसे सॉल्व करोगे? सर 58.5 ग्राम में 6.02 into 10⁻23 एटम्स होंगे, राइट, एकदम तो करेक्ट। 58.8 में कितने होंगे? हाँ मतलब वो एक ही, वो एक ही हो गया ना, हम डायरेक्टली इसको मैं एक मोल बोल सकता हूँ। हाँ सर। तो एक मोल में कितने होंगे, 6 into 10⁻23 एटम्स होंगे किसके, या मॉलिक्यूल्स होंगे, हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। ठीक है। हाँ अभी आपको मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, यूनिट सेल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? तो एक यूनिट सेल में NaCl के कितने एटम्स होते हैं? सर FCC होता है तो हाँ राइट, एकदम करेक्ट, FCC होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, राइट। तो एक यूनिट सेल में कितने आ रहे, एक यूनिट सेल में 4 एटम आ रहे। तो अपने पास एटम्स कितने हैं सारे, हम बोल सकते हैं 6 into 10⁻23 है। तो उसके लिए ये कितने यूनिट सेल आ जाएंगे, x यूनिट सेल्स आ जाएंगे। तो सिंपली क्या करो, 4 into x is equal to ये 6 आ जाएगा, 6 into 10⁻23। तो x is equal to 6 into 10⁻23/4 किया तो ये 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 करोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1.5 into 10⁻23। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के मैं भेजता हूँ इजी वाले, पहले वो वाले वो जो भेजा है, इसके पहले वाला जो भेजा है वो सॉल्व करके आज ही भेजो। ये भी PDF जो है ये आगे वाला, ये भी आपको सेंड करता हूँ। तो ये 2 PDF सॉल्व कर लो आराम से, आपके हर एक क्वेश्चन जो होगा सॉलिड स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करो। हाँ, तीन लोगों ने ही भेजा है, तो आज अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको एग्जाम के लिए इजी जाएगा। तो आपको सॉल्व करना ही है। तो कल के लेक्चर से पहले दोनों PDF, ठीक है, दूसरी नहीं हुई तो भी चलेगा, पर पहली तो PDF पूरी सॉल्व करके आज भेजनी है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ ले रहे हो सर, 1:30 बजे लूंगा ना। 1:30 बजे लेने लगे, ठीक है। हम्म। ठीक है, करो एंड।